इस गठबंधन में मुझे ऐसा कोई नहीं दिखता है जिसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप ना रहा हो। दूसरा ये कि क्या भरोसा कि मैं किस पार्टी के किस नेता को वोट दे दूं और वो नेता ऐसी हरकतें करने वाला हो जो बाद में जाके बीजेपी से ही मिलने वाला है, तो सीधा बीजेपी को ही वोट ना दे दूं। भारतीय मीडिया और सरकार के अलावा पूरी दुनिया यह देख रही है कि कैसे एक व्यक्ति लद्दाख के अधिकारों के संरक्षण को लेकर अनशन पर बैठा हुआ है। ये वही सोनम वांगचुक जी हैं जिनका रोल आमिर खान ने 3 इडियट में निभाया था। फिल्म में हमने उनको कितना पसंद किया, रील में हम उनके फैन हो गए थे, रियल में हम उनके सपोर्ट में खड़े ही नहीं है। और सोनम वांगचुक जी ये जो अनशन कर रहे हैं, ये स्वयं हित के लिए अनशन नहीं है, ये पूरी मानव जाति के लिए अनशन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए अनशन है। और इस अनशन के चलते उनका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता भी जा रहा है। नैया पार परिवार उनके स्वस्थ होने की कामना करता है और यह उम्मीद करता है सरकार से कि आके दो तरफा संवाद किया जाए। मेरा यह मानना है कि बड़े से बड़े विवाद संवाद से निपटाए जा सकते हैं। आप उनकी आकर एक बार मांग सुन तो लीजिए। मानना या ना मानना ये अथॉरिटी में है आपके, लेकिन सुनने में क्या जा रहा है। आशा करता हूं कि इस मुद्दे को लेकर सरकार थोड़ा सीरियस होगी और ये अनशन जल्द ही खत्म होगा। आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझिए कि आज की वीडियो में मैं किन किन पॉइंटों को कवर करने वाला हूं। पहले मैं बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रोक लगाई गई है फैक्ट चेक यूनिट के लिए। फिर मैं बात करूंगा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए, फिर अकाउंट जो सीज किए गए हैं कांग्रेस के उसके बारे में, और लास्ट में मैं आपको यह बताऊंगा कि इस बार मैं चुनाव में किसको वोट दूंगा। पहले फैक्ट चेक यूनिट के बारे में समझिए। सरकार ने एक नई यूनिट बनाई थी जिसका यह काम था कि अगर कोई खबर झूठी है तो उस खबर को दबा दिया जाएगा, जिससे सरकार के प्रति भ्रम ना फैले। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस यूनिट पर रोक लगा दी। मैं प्रबल समर्थक हूं, चूंकि मैं बीजेपी चिंतक हूं, इसीलिए मैं ये कहता हूं कि अच्छा हुआ इस फैक्ट चेक यूनिट को रोक दिया गया, क्योंकि फैक्ट चेक यूनिट का काम होता है झूठे भाषणों को पकड़ना, या झूठा कोई प्रवचन दे रहा है या झूठी कोई खबर फैला रहा है तो उस खबर को दबा देना। क्योंकि अगर ये फैक्ट चेक यूनिट काम करना शुरू करती तो सबसे ज्यादा हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी के भाषण दबा दिए जाते। तो इस वीडियो का क्या होता। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। और आप यकीन मानो इस भाषण के 100 घंटे के बाद ही जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा था उस व्यक्ति को पार्टी में मिला लिया गया। आप समझिए, मोदी जी से बड़ा कोई गवाह हो सकता है क्या। मोदी जी ने खुद कहा है कि इस पार्टी के ऊपर करोड़ों के घोटालों के आरोप हैं, तो क्या ईडी मोदी जी को गवाह बनाकर इस पार्टी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती थी। मोदी जी से बड़ा कोई ईमानदार, कोई राजा हरिश्चंद्र भारत देश में अभी हो सकता है क्या। उनकी गवाही पे कोई शक किया जा सकता है क्या। तो ईडी ने इस भ्रष्टाचारी के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। और सोचो, अगर फैक्ट चेक यूनिट होती तो मोदी जी के इस भाषण का क्या होता। वो तो ठीक है, अब इस भाषण को आप सुनिए। सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग, जिसमें स्पष्ट कह रहे हैं कि अजित दादा चक्की पीसिंग 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 पीसिंग, और यही अजित दादा आ गए और उप मुख्यमंत्री बन गए पार्टी में आके। तो मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है, जो ये फैक्ट चेक यूनिट अगर बनती तो इन राजनेताओं के भाषणों का होता क्या। अच्छा हुआ ये फैक्ट चेक यूनिट बंद कर दी गई, नहीं तो मैं तो ये सोच के परेशान हूं कि बेचारा एसबीआई का क्या होता। ये वही एसबीआई है जो आज से 4 महीने का समय मांग रहा था सुप्रीम कोर्ट से। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई 21 मार्च तक, तो पूरा डेटा सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया इसने। अब इसमें 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो ये 4 महीने की जो मोहलत मांग रहा था वो किसी को बचाने के लिए था, या फिर ये झूठ बोल रहा था। अब स्वाभाविक है दोनों एक साथ तो हो सकते हैं। अगर फैक्ट चेक यूनिट होती तो एसबीआई का क्या होता। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ।
दूसरा प्रश्न है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार हुए हैं अरविंद केजरीवाल जी, और इनकी जो अधिकांश टीम है वो तो जेल में ही है। ईडी ने आपको समन भेजे हैं 8-9 और आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। कानून को नजरअंदाज करोगे तो उसका भुगतान तो आपको करना ही पड़ेगा। आप शराब घोटाला नीति में अंदर जा रहे हो और देश में आप राजनीति इस मुद्दे पर करने आए थे कि हम सबसे ईमानदार पार्टी हैं, और आपके ऊपर इसी प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप हैं। और ईडी जो भी काम कर रहा है, मैं मानता हूं कि वो द्वेष की भावना से करता है, लेकिन ईडी पूरी तरह से द्वेष की भावना से काम तो करेगा नहीं। और मान लो ईडी काम कर भी रहा है द्वेष की भावना से, तो सुप्रीम कोर्ट में जो भी तथ्य दिखाए जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट तो निष्पक्ष है सभी के लिए। और मेरा यह मानना है, जितने भी भारत के राजनेता हैं जो ईडी को लेकर परेशान हो रहे हैं, अरे आप ईडी से इतना ही परेशान हो तो उसके प्रति एक कानूनी कार्रवाई कर दीजिए आप। और जब आपको मालूम है कि ईडी हमें पकड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास ब्लैक मनी होगी, भ्रष्टाचार सबने किया है, तो कोर्ट में जाओगे तो तुम ऐसे वकीलों को रखो जो तुमको तुरंत जमानत दे दें। अरविंद केजरीवाल जेल में है, इसका प्रमुख कारण यह है कि इनके वकील ही अच्छे नहीं है। इनको वकील रखने चाहिए थे। ये दिख रहा ना, रीच जैसा व्यक्ति, इसने बलात्कार किया, आरोप भी सिद्ध हो गया है, बार बार पैरोल पे आता है, क्या शानदार वकील रहा होगा इसका। लालू प्रसाद यादव जी, ऐसे लोगों के वकील को हायर कीजिए, इन्हें मालूम है कि जेल से कैसे बाहर निकलना है। तो अरविंद केजरीवाल जी जो गए हैं उसमें कानूनी प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर मुझे भरोसा है, आपके खिलाफ सबूत मिले होंगे, इसलिए आप जेल के अंदर हैं। हर बार कानूनी प्रक्रिया को हवाला देकर हम क्यों किसी पार्टी को ब्लेम करें। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के अकाउंट सीज कर दिए गए, आप इसके बारे में क्या कहेंगे। मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा, मोदी जी तरस खाइए, महंगाई का जमाना है। वैसे भी आपने डीजल पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ाई हुई है, और आप अगर डीजल पेट्रोल की कीमत कम कर दोगे तो ये लोग गाड़ी चलना शुरू कर देंगे। भारत यात्रा पैदल कर रहे हैं, देखो इनकी जिंदगियां कितनी बेरंग हो गई हैं, सभी के सभी सफेद कपड़े पहने घूम रहे हैं। तो मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूं मोदी जी से, या तो इनके अकाउंट को ओपन कर दीजिए, या डीजल पेट्रोल या महंगाई को कम कर दीजिए। कम से कम ये गाड़ी से चल पाएंगे यात्रा करते समय। अब आज का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न कि सर आप किस पार्टी को वोट दोगे। इस गठबंधन में मुझे ऐसा कोई नहीं दिखता है जिसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप ना रहा हो। दूसरा यह कि क्या भरोसा कि मैं किस पार्टी के किस नेता को वोट दे दूं और वो नेता ऐसी हरकतें करने वाला हो जो बाद में जाके बीजेपी से ही मिलने वाला है, तो सीधा बीजेपी को ही वोट ना दे दूं। अगर नाक मुझे पकड़नी है तो मैं घुमा के क्यों पकड़ूंगा। मालूम चले शाम को हमने वोट दिया इस पार्टी को, इस नेता को, सुबह यह पार्टी और यह नेता बीजेपी में विलीन हो गई। आप समझिए, भारत में जितनी भी पार्टियां हैं ये सब बिकने को तैयार हैं, और बीजेपी इतना बड़ा खरीदार है कि वो सबको खरीद सकता है। तो जिसका पलड़ा भारी है वहीं पे खड़ा होना चाहिए। अब ये लोकतंत्र मर नहीं रहा है, मर चुका है। जिस प्रकार से इस देश की अवस्थाएं बनाई जा रही हैं, दशाएं बनाई जा रही हैं, जिस प्रकार से विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है, जिस प्रकार से विपक्ष के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, इससे एक बात स्पष्ट है कि चुनाव एक तरफा ही होने वाला है। मजा तो तब आता मोदी जी की छवि पर जब सभी को खुला छोड़ दिया जाता। ईडी और इत्यादि क्रियाएं चुनाव के बाद भी हो सकती हैं। अगर एसबीआई चुनाव के बाद जानकारी देने के लिए तैयार हो सकता है तो फिर ये प्रक्रियाएं चुनाव के बाद हो सकती हैं। ईर्ष्या चुनाव के बाद निकाली जा सकती है। नो डाउट इन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो सही भी हैं। ईडी की जो क्रियाविधि है वो सही भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट झूठ नहीं बोलेगा, सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष है। लेकिन चुनाव के साथ एक स्वस्थ प्रतियोगिता होती तो मोदी जी की इज्जत और बढ़ जाती। अभी ऐसा लग रहा है कि मोदी जी अकेले ही दौड़ रहे हैं, बाकी सभी लोग पीछे खड़े हैं। अब मोदी जी अगर फर्स्ट आएंगे तो समझ में नहीं आ रहा है, ताली बजाऊं तो ताली बजाते समय बहादुर लग रहा हूं या कुछ और लगूंगा। इसीलिए जब अंतिम लक्ष्य जो है मैं उसको बता रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।